गरीब बेटी को मिला 150 कार वाला अमीर ससुराल। महेश शाम को घर आता है तो अविका उससे कहती है, पिताजी आ गए आप? आपको पता है माँ कह रही थी कल मेरा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, हमने जो आरटीआई के थ्रू अविका बिटिया का फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी बिटिया का नाम आ गया है, और वो भी शहर के सबसे बड़े स्कूल जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल में। ये सुनकर महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मेरी बिटिया अमीरों के स्कूल में पढ़ाई करेगी। बातें करते हुए कामिनी खाना लगा देती है। वो तीनों चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कामिनी अविका को तैयार करती है और अविका बाहर आकर महेश के रिक्शे पर बैठते हुए कहती है, आओ माँ, आप भी यहाँ बैठो। पिताजी के रिक्शे में बैठकर कहीं जाने में मुझे बहुत मजा आता है। अब कामिनी भी रिक्शे में बैठ जाती है और महेश रिक्शा चलाना शुरू करता है। दरअसल महेश एक रिक्शा वाला था जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। महेश अब अविका और कामिनी को लेकर जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल पहुंचता है। अविका स्कूल को देखकर कहती है, वाह पिताजी, ये स्कूल तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। अब महेश अपना रिक्शा स्कूल की पार्किंग में खड़ा करता है जहां बहुत सारी कारें पहले से ही पार्क थी। अविका उन कारों को देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कितनी बड़ी बड़ी कारें हैं ना यहाँ पर। इन कारों में बैठने में कितना मजा आता होगा। हाँ बेटा, आता तो होगा, लेकिन रिक्शे से ज्यादा नहीं, क्योंकि जो चीज अपनी होती है वही सबसे ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा अब चलो, एडमिशन के लिए देर हो रही है। फिर वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और अविका का एडमिशन करवा देते हैं। फिर स्कूल कैंपस से बाहर निकलते हैं और अविका और कामिनी फिर से रिक्शे पर बैठ जाती हैं। तभी रागिनी अपनी कार से नीचे उतरती है और अविका को देखकर हंस पड़ती है और अपने ड्राइवर से कहती है, देखो ड्राइवर, ये लड़की तो अपने पिता के रिक्शे में ही स्कूल आ गई है। रागिनी को यूं हंसता हुआ देखकर कामिनी महेश से कहती है, चलिए जी, जल्दी यहाँ से निकल चलिए। अब महेश अपना रिक्शा लेकर वहाँ से निकलता है। तभी रास्ते में अविका अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, वो लड़की हमारा मजाक क्यों उड़ा रही थी? मुझे तो आपका रिक्शा बहुत पसंद है। बेटा, दरअसल वो कभी रिक्शे में नहीं बैठी होगी ना, तो उसे पता नहीं होगा। खैर, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। सुनिए जी, जरा बाजार की तरफ चलिए। हम अपनी बेटी के लिए कॉपी किताबें सारी चीजें आज ही खरीद लेंगे। कल से हमारी बेटी स्कूल जो जाएगी। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन कामिनी अविका को जल्दी जल्दी तैयार करती है और फिर महेश से कहती है, लीजिए जी, मैंने आपकी बेटी को तैयार कर दिया है। अब आप इसे स्कूल छोड़ते हुए काम पर चले जाइए। ठीक है कामिनी, आओ अविका, चलो रिक्शा पर बैठो। अविका खुश होकर रिक्शे पर बैठती है और कहती है, पिताजी, आप मुझे इसी रिक्शे से छोड़ेंगे ना? मुझे आपके रिक्शे से स्कूल जाने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ मेरी प्यारी रानी बिटिया, तू क्यों चिंता करती है, मैं रोज तुझे स्कूल रिक्शे से छोड़ दूंगा। अब महेश अविका को लेकर स्कूल जाता है। जैसे ही अविका रिक्शे से उतरती है तो रागिनी अपनी कार के सामने अपनी दोस्तों के साथ खड़ी उसे देख रही थी। उसे देखते ही रागिनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो देखो, वो लड़की कितनी गरीब है कि रिक्शे से स्कूल आती है। हमारी तरह उसके पास कार नहीं है। रागिनी की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। अविका को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके अपनी क्लास में चली जाती है। अगले दिन जब महेश अविका को छोड़ने स्कूल जाता है तो अविका महेश से कहती है, पिताजी, प्लीज आप इस रिक्शे को अंदर मत ले जाइए, वरना फिर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। बेटा, तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अपना काम पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए। जो भी हो पिताजी, लेकिन जब मेरे दोस्त मुझे रिक्शे वाले की बेटी कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्लीज आप अपना रिक्शा यहीं खड़ा कर दीजिए। महेश अविका की बात मानकर रिक्शा बाहर ही खड़ा कर देता है और अविका को पैदल ही लेकर जाता है। तब रागिनी उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या बात है अविका, आज तुम इस खटारा रिक्शे से नहीं आई, किसी कार से आई हो? कहाँ पार्क है तुम्हारी कार? जरा हमें भी तो बताना। ऐसा कहकर रागिनी अपनी सहेलियों के साथ जोर जोर से हंसने लगती है। अविका को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होते हुए रागिनी से कहती है, रागिनी, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस बड़ी सी कार पर। देखना, एक दिन मैं इससे भी बड़ी कार में घूमूंगी। ऐसे ही समय बीतता है और अब अविका जवान हो जाती है। आज अविका के कॉलेज का पहला दिन था। महेश अविका से कहता है, अविका बेटा, मैं तो इधर ही जा रहा हूँ, मैं तुझे अपने रिक्शा से कॉलेज छोड़ देता हूँ। पिताजी, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ आपको कि मुझे आपके इस रिक्शे से नहीं जाना। इसमें आते देख मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है बेटा, तू ऑटो लेकर चली जाना, ये रहे ऑटो के पैसे। तू जल्दी जा, वरना पहले दिन ही कॉलेज में देर हो जाएगी।
अविका जल्दी से पैसे लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो हमेशा की तरह आज भी अपनी पहचान की लॉन्ड्री में पहुंचती है, कुछ पैसे देकर वहां से एक किराए की ड्रेस लेती है और पहनकर बाहर निकलती है। फिर अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ कि मुझे ये लॉन्ड्री मिल गई। स्कूल में भी मैं यहीं से कपड़े रेंट पर लेकर पहनकर जाया करती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे सारे दोस्त मुझे गरीब समझकर मेरी बेइज्जती करते। मन में ऐसा सोचते हुए अविका रोड पर खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही थी। वो देखती है कि एक लड़की बड़ी सी कार से आती है और कार पार्क करके लॉन्ड्री के अंदर जाती है। ये देखकर अविका उस कार के पास आती है, उसे छूते हुए कहती है, वाह, कितनी सुंदर कार है। काश मेरे पास भी यही कार होती। तभी वो एक ऑटो लेती है और कॉलेज पहुंच जाती है, जहां रागिनी अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। अविका वहां आती है तो नंदिता कहती है, यार अविका, तूने कितना स्टाइलिश ड्रेस पहना है। हाँ नंदिता, अविका की ड्रेस तो काफी स्टाइलिश है, लेकिन कार से आना तो अभी भी इसकी किस्मत पे नहीं है। देखा नहीं कैसे ऑटो लेकर आती है। तभी कॉलेज की बेल बज जाती है और सभी लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अविका जैसी क्लास के अंदर जाती है, रितेश की नजर अविका पर टिक जाती है। वो मन ही मन में सोचता है, कितनी सुंदर और मासूम लग रही है ये लड़की, पूरे कॉलेज में सबसे अलग। अविका रितेश के बगल वाली डेस्क पर बैठ जाती है। रितेश का ध्यान हर समय अविका पर ही रहता है। क्लास खत्म होने के बाद अविका स्कूल के गार्डन में बैठकर बुक पढ़ रही थी। बगल वाली बेंच पर बैठी नंदिता रागिनी से कहती है, तूने देखा रागिनी, आज रितेश फिर एक नई कार से आया था। कितनी सारी कार्स हैं उसके पास। हर दिन वो कपड़ों की तरह कार बदलता है, दिखता भी बहुत स्मार्ट है। हाँ यार, मैं तो कब से उसे प्रपोज करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। अविका ये बात सुन लेती है और फिर वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ एक तरफ रागिनी रितेश को पसंद करने लगी थी, वहीं रितेश अविका को पसंद करने लगा था। एक दिन अविका कॉलेज से अपने घर की तरफ निकल रही थी। तभी रितेश अपनी कार से उनके पास आता है और कहता है, सुनिए, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम 2 साल से एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन आप मुझसे कभी बात नहीं करती। दरअसल मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना। देखिए, आपकी इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। वैसे भी मैं कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने आती हूँ, दोस्ती करने नहीं। सॉरी। ऐसा कहकर अविका आगे निकल जाती है और मन ही मन में सोचती है, मैं कॉलेज में लॉन्ड्री से अच्छे कपड़े पहनकर आती हूँ, इसीलिए सबको लगता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। शायद रितेश को भी ऐसा ही लगता होगा, तभी वो मुझसे शादी करना चाहता है। वरना मेरे जैसी गरीब लड़की से भला इतना अमीर और स्मार्ट लड़का क्यों शादी करेगा। यही सोचते हुए अविका अपने घर आ जाती है। समय बीतता है और कॉलेज का आखिरी साल भी खत्म हो जाता है। एक दिन रितेश रागिनी को फोन करता है और कहता है, रागिनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ रितेश, बोलो क्या बात है। रागिनी, तुझे तो पता है कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अविका को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है और ना ही मैं उसका पता जानता हूँ। प्लीज तो उसका पता बता सकती है? मैं उसके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। यार सच कहूँ तो तुझ जैसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है। वैसे अविका का नंबर मेरे पास नहीं है। तुझे तो पता है मेरी उससे खास दोस्ती नहीं रही, लेकिन उसके पिताजी का नंबर मेरे पास है, जो मैंने किसी काम से लिया था। मैं तुझे वो नंबर व्हाट्सएप कर देती हूँ, तू उससे बात कर लेना। रितेश रागिनी का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर गाना गाते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रितेश अपने घर पहुंचता है और पार्किंग में अपनी कार पार्क करता है, जहां पहले से ही 150 कारें खड़ी थी। कार पार्क करने के बाद रितेश अपने बड़े से बंगले के अंदर जाता है और अपने नौकर रामू काका से कहता है, रामू काका, माँ कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। बेटा, वो गार्डन में बैठी हैं। अब रितेश भी गार्डन में जाता है और अपनी माँ के पास बैठकर कहता है, माँ, तुम यहाँ गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रही हो और मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपसे डिस्कस करना है। हाँ बेटा, क्या बात है, बताओ। अब रितेश सारी बातें अपनी माँ को बताता है। ये सब सुनकर कल्पना कहती है, ठीक है बेटा, मैं आज ही तेरे पिताजी से बात करती हूँ। कल्पना ऐसा कह रही थी कि तभी कमलेश और शिप्रा भी वहां आ जाते हैं और कमलेश कहता है, क्या बात है भाई? लगता है माँ बेटे में कोई राज की बात चल रही है। आइए जी, ये राज की बात आपको भी पता होनी चाहिए। ऐसा कहकर कल्पना कमलेश को सारी बातें बता देती है। ये सुनकर शिप्रा खुश होते हुए कहती है, अरे वाह भैया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आखिर आपको कोई लड़की पसंद आ ही गई। जब हमारे बेटे को लड़की पसंद है तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हम कल ही उसके घर शगुन लेकर चलेंगे। तब कमलेश के फोन पर कॉल आता है और बात करने के बाद वो फोन रखते हुए कहता है, चलो, हमारे रसोइयों ने खाना लगा दिया है और हमें बुला रहे हैं। अब कमलेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने बड़े से शानदार डाइनिंग हॉल में आता है, जहां ढेर सारी रसोइयों ने अलग अलग तरह का खाना लगाया हुआ था। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन रितेश कमलेश को महेश का नंबर देता है और कमलेश महेश को फोन करता है और कहता है, भाई साहब, दरअसल हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहते हैं, इसलिए आपसे घर का पता पूछने के लिए मैंने कॉल किया है। हाँ हाँ,
भाई साहब, मैं हनुमान मंदिर के पीछे वाली गली में रहता हूँ। महेश रिक्शा वाला नाम है मेरा। आपको कोई भी घर मेरे घर का पता बता देगा। फोन रखने के बाद महेश कामिनी और अविका को सारी बातें बताता है और कहता है, इन लड़के वालों ने अपने बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा होगा तो हम पक्का कर देंगे। शाम को अविका सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है। तभी उसकी सहेली नंदिता उससे मिलती है और कहती है, अरे अविका, कैसी है तू? जब से कॉलेज बंद हुआ तब से तेरी कोई खबर ही नहीं। शादी कर ली क्या तूने? नहीं यार, बल्कि लड़के वाले मुझे आज ही देखने आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या करता है वो लड़का? यार, मेरे जैसी रिक्शे वाले की बेटी के लिए कोई रिक्शा वाला ही आएगा। मुझे तो कोई करोड़पति लड़का मिलने से रहा। ऐसे छोड़, रागिनी कैसी है? रागिनी की शादी एक बहुत अमीर लड़के से हो गई है और वो अपने ससुराल में है। बातें करने के बाद अविका अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन कमलेश अपने परिवार वालों के साथ अपनी बड़ी सी शानदार कार से होने वाली बहू के लिए ढेर सारा शगुन लेकर निकल पड़ता है। जल्दी ही वो लोग महेश के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। कार पार्क करके शगुन अपने हाथों में लेकर सभी अविका के घर पहुंचते हैं। अविका की माँ उन्हें देखकर कहती है, आइए आइए, मुझे अविका के पिताजी ने बता दिया था कि आप लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। रितेश, महेश, कल्पना और शिप्रा सभी लोग वहां बिछी चटाई पर बैठ जाते हैं। तभी अविका रसोई से रितेश को झांक कर देखती है और चौंक जाती है। फिर अपने आप से कहती है, इसका मतलब रितेश ही रिश्ता लेकर आया है मेरे लिए। लेकिन रितेश तो करोड़पति बाप का बेटा है, भला वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? हॉल में बैठा कमलेश महेश से कहता है, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे, मेरी बेटी इतने बड़े घर जाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। और इस तरह रितेश और अविका का रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके जाने के बाद मोहल्ले की कुछ औरतें अविका के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहती हैं, अमृता बहन, देखो तुमने, उस गरीब रिक्शे वाले की बेटी अविका के लिए करोड़पति घर से रिश्ता आया है। हाँ बहन, उसके तो भाग्य ही चमक गए। सुना है लड़के वालों की कार की फैक्ट्री है। उसके बाप ने जीवन भर रिक्शा चलाया और अब लड़की बड़ी बड़ी कारों में घूमेगी। सब भगवान की लीला है। इधर रितेश अविका को देखकर मुस्कुरा रहा था और उधर अविका भी खुश होते हुए रितेश को देख रही थी। ऐसी समय बीतता है और 2 महीने के अंदर उनकी शादी हो जाती है और अविका दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। कल्पना अविका का गृह प्रवेश करवाती है। अविका जैसे ही अंदर आती है, अपने बड़े से आलीशान ससुराल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, मेरा ससुराल तो इतना बड़ा और आलीशान है, इतने पैसे वाले लोग हैं। माँ सही कहती है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अविका भाभी, आज आपको जितनी बातें भैया से करनी है आज ही कर लेना, क्योंकि कल मैं सारे दिन आपसे बात करूंगी और आपको अपना पूरा घर घुमाऊंगी। हाँ, प्रिया, कल बातें भी कर लेना और अविका को घर भी दिखा देना। लेकिन अभी तो वो थक गई होगी, उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने दो। तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अविका रितेश से बातें करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी मेरी आपसे शादी हो सकती है। कहाँ मैं और कहाँ आप। अरे तुम्हें तो पता है अविका कि मैं तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। मैंने तो फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। ये सुनकर अविका बहुत खुश होती है। अगली सुबह अविका की नंद एक बहुत सुंदर और स्टाइलिश सा ड्रेस और कुछ ज्वेलरी लेकर अविका के पास आती है और उसे देते हुए कहती है, भाभी, आपकी पहली रसोई के लिए मैंने ये ड्रेस ली है आपके लिए, और माँ ने कुछ ज्वेलरी भेजी है। आप इसे पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाइए। शिप्रा अविका को ड्रेस और ज्वेलरी देकर वहां से चली जाती है। तब अविका उस ड्रेस को देखते हुए सोचती है, मैंने तो हमेशा सुंदर ड्रेस किराए पर लेकर ही पहनी थी, लेकिन आज मुझे अपनी इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस पहनने के लिए मिल रही है। अविका ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर तैयार होती है और बाहर आती है। तब उसकी सास उससे कहती है, आओ आओ अविका बहू, आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है। वैसे तो हमारे घर में खाना बनाने के लिए ढेर सारे रसोइयाँ हैं, लेकिन तुम अपने हाथों से रसोई में जाकर मीठा बना लो ताकि तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाए। जी माँ जी, मैं अभी बना लेती हूँ। चलिए भाभी, मैं भी आपके साथ किचन में आपकी मदद करती हूँ। प्रिया और अविका दोनों किचन में जाती हैं। प्रिया वहां खड़े शेफ को हटने के लिए कहती है। उसके बाद अविका को हलवा बनाने का सारा सामान देती है। अविका हलवा बनाना शुरू करती है। तब प्रिया उससे कहती है, पता है भाभी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इतने बड़े घर में मेरी कोई दोस्त होनी चाहिए थी जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब आप आ गई हो ना, हम दोनों मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। और हाँ, एक बात और, मुझे कार ड्राइविंग का बहुत शौक है। मैं आपको भी कार चलाना सिखा दूंगी, फिर हम दोनों मिलकर कार चलाएंगे। अविका प्रिया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और मन ही मन सोचती है, कार चलाना तो मेरे जीवन भर का सपना है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, शायद ससुराल में पूरा हो जाए। यही सोचते हुए अविका सूजी का हलवा बना लेती है। सभी लोग डाइनिंग पर बैठ जाते हैं। अविका सभी को सूजी का हलवा सर्व करती है।
हलवा खाकर सभी अविका की बहुत तारीफ करते हैं। कमलेश कहते हैं, बहू हलवा तुमने बहुत सचमुच में अच्छा बनाया है। हलवा खाने के बाद कल्पना और रितेश एक एक कार की चाबी अविका को देते हुए कहते हैं, अविका, ये एक लैम्बोर्गिनी की और ये एक BMW की चाबी है। ये दोनों कारें हम दोनों की तरफ से गिफ्ट हैं। उनकी बातें सुनकर अविका बहुत खुश हो जाती है। वो चाबी ले लेती है। तभी कमलेश कहते हैं, अविका बहू मेरी तरफ से तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट बाकी है। हमारे घर में ये रस्म है कि हफ्ते बाद जब बहू अपने मायके पग फेरे के लिए जाती है तब ससुर उसे तोहफा देता है और मैं भी तुम्हें उसी दिन तोहफा दूंगा। ये सुनकर अविका बहुत खुश होती है। फिर प्रिया अविका से कहती है, चलिए अविका भाभी, मैं आपको अपना घर घुमाती हूँ। प्रिया अविका को अपना आलीशान बड़ा सा बंगला घुमाना शुरू करती है। वो बड़े बड़े हॉल में लेकर जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए उसे पूरा घर दिखाती है। उसके बाद वो बाहर गार्डन भी दिखाती है और उंगली से इशारा करते हुए कहती है, देखो भाभी, हमारा घर इतना बड़ा है कि हम सिर्फ नीचे का ही माला यूज कर पाते हैं। ऊपर के सारे कमरे खाली पड़े हैं। और आपको पता है, सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो हमारे घर की गाड़ियों का गैराज है। चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। प्रिया अविका को लेकर अपने घर की गाड़ियों के गैराज में जाती है, जहाँ पर ढेर सारी कारें पार्क थीं। उन कारों को दिखाकर प्रिया अविका को बताती है, अविका भाभी, ये 150 कारें हमारी है, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया की। हर महंगी कार यहाँ खड़ी है। और वो देखिए, वो 2 नई कारें हैं जो आज आपको माँ और भैया ने गिफ्ट की है। और पता है भाभी, इन कारों की कलेक्शन हमेशा बदलते रहते हैं। जो सबसे नया मॉडल कहीं भी आता है वो भैया और पिताजी घर ले आते हैं। और इनमें से काफी सारे मॉडल तो हमारी फैक्ट्री में ही बनते हैं। ये सुनकर अविका हैरान रह जाती है और कहती है, हमारी फैक्ट्री में बनते हैं? मतलब हमारी कारों की फैक्ट्री है? हाँ भाभी, हमारी फैक्ट्री में कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रिया अविका को गैराज के अलावा और भी अलग अलग जगह पर घुमाती है और वो लोग वापस आ जाते हैं। तब तक खाना लग चुका था और सभी लोग खाना खाने बैठ चुके थे। कल्पना कहती है, आओ आओ अविका बहू, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। कल से तुम अपनी भी पसंद हमारे शेफ को बता देना ताकि वो तुम्हारी पसंद का भी खाना बना दे। अविका अपनी नंद के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है तो देखती है कि ढेर सारे शेफ ने अलग अलग तरह का खाना वहां लगाया हुआ था। अविका अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर खाना खाती है और खाते हुए मन ही मन सोचती है, इतनी तरह के डिशेस तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं। लेकिन ये तो तब की बात है ना, जब मैं गरीब थी। अब तो मैं करोड़पति हो गई हूँ। अब तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन कामिनी अविका को फोन करती है और कहती है, अविका बेटा, कैसी है? तूने अपने ससुराल जाने की बात फोन पर भी नहीं बताई। हमें तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। इतना बड़ा घर है उनका और इतनी सारी कार है उनके पास। मेरी सास और मेरे पति ने तो मुझे इतनी महंगी कार गिफ्ट की है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तेरा तो हमेशा से ही कार चलाने का सपना था, भगवान ने उसे पूरा कर दिया। वैसे तेरे बाबूजी कह रहे थे कि हमें तेरी याद आ रही है, तो क्या हम तुझसे मिलने आ जाएं? नहीं नहीं माँ, प्लीज आप मत आओ। आप लोग पुराने कपड़े पहनोगे और रिक्शा में आओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही धीरे धीरे अविका की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन रितेश अविका से कहता है, अविका जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें फैक्ट्री जाना है। मम्मी और पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब अविका एक बहुत सुंदर सा 1 पीस पहनकर तैयार हो जाती है और फिर अविका के ससुराल वाले उसे अपनी कार की फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ ढेर सारे मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर अविका को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं। उसके बाद कमलेश कुछ पेपर्स अविका को देते हुए कहते हैं, अविका, ये रहे पेपर्स। आज से तुम इस फैक्ट्री की मैनेजर हो। आज से ये सब तुम्हें ही संभालना है। ये सुनकर अविका बहुत खुश हो जाती है और कहती है, पिताजी, आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छी तरह संभालूंगी। इसके बाद अविका अपने पति के साथ अपने मायके आती है। इतनी बड़ी गाड़ी से घर आते देखकर मोहल्ले वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जैसे ही अविका अपनी कार से नीचे उतरती है तभी पुष्पा और सविता अविका के पास आती हैं और कहती हैं, कैसी है अविका, तू इतनी बड़ी कार में आई है और साथ में दामाद जी भी आए हैं। बिल्कुल राधा किशन की जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तेरे तो भाग चमक गए। सुनिए जी, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर अविका रितेश को अंदर जाने के लिए कह देती है और इतराते हुए अपने पड़ोसियों से कहती है, हाँ चाची, आपने सही कहा। वैसे मेरे भाग तो अच्छे होंगे ना, मैं लाखों में एक जो हूँ। और वैसे भी अब मैं पहले वाली गरीब अविका नहीं रही। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों से बात करूं। बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए मैं चलती हूँ। अविका ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब सविता पुष्पा से कहती है, देख रही हो पुष्पा बहन, अविका को कितना घमंड आ गया है। हाँ बहन, लेकिन अविका को ये नहीं पता कि घमंड किसी का नहीं चलता। समय हर घमंडी को उसका सबक सिखा ही देता है। इधर अविका अपनी माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर कहती है,
माँ, पिताजी, मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। मेरे ससुराल वाले सचमुच बहुत अच्छे हैं। ससुर जी ने तो आज मुझे फैक्ट्री का मैनेजर भी बना दिया। अब तो मैं प्रोफेशनल भी हो गई हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुझे रितेश जैसा जीवन साथी मिला जिसने तेरा भाग्य ही बदल दिया। काफी देर बातें करने के बाद अविका अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन रितेश सुबह सुबह अविका से कहता है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज से मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगा ताकि तुम खुद ही कार चलाकर अपनी फैक्ट्री जा सको। क्या सचमुच? ये तो बहुत खुशी की बात है। पता है रितेश, मैं जब भी किसी को कार चलाते देखती थी ना, तो मैं हमेशा सपना देखती थी कि एक दिन मैं भी कार चलाऊंगी, एक दिन मेरे पास भी कार होगी। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे पास कार भी है और आज से मैं कार चलाना भी सीख जाऊंगी। तुम रुको, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहकर अविका तैयार हो जाती है और रितेश ग्राउंड में ले जाकर उसे कार चलाना सिखा देता है। अगले दिन से अविका अपनी कार से फैक्ट्री जाना शुरू कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अविका फैक्ट्री पहुंचती है तो देखती है कि रमन काम पर लेट आया है। अविका उसे डांटते हुए कहती है, क्या बात है रमन, तुम इतनी लेट कैसे हो गए? अरे माफ करना मालकिन, आज मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। बस इसी वजह से देर हो गई। तुम्हारी माँ की तबीयत तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें फैक्ट्री में काम करना है तो समय पर आना होगा। माफ करना मालकिन, मैं अगली बार समय पर ही आऊंगा। अविका सब कुछ चेक करके वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अविका देखती है कि माधव काम नहीं कर रहा है और एक तरफ चुपचाप बैठा है। अविका माधव को डांटते हुए कहती है, माधव, ये क्या है? तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? काम क्यों नहीं कर रहे? दरअसल मैम साहब, माधव को चक्कर आ गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे आज छुट्टी दे दीजिए। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। थोड़ी देर आराम करो और फिर काम में लग जाओ। हमें अगले महीने कार की डिलीवरी देनी है। हमें लेट नहीं होना है। मुझे अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। अविका बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसके मन में घमंड बढ़ता जा रहा था और उसकी नजरों में गरीबों की कोई इज्जत नहीं थी। एक दिन फैक्ट्री में सभी मजदूर अविका के बारे में बातें करते हुए कहते हैं, अरे यार, हमारे मालिक कितने अच्छे हैं ना, वो गरीबों के साथ कितनी दया दिखाते हैं, लेकिन ये नई मालकिन कितनी घमंडी है, किसी की समस्या ही नहीं समझती, बस डांटती रहती हैं। धीरे धीरे मजदूरों की बात कमलेश तक भी पहुंची। कमलेश ये सारी बातें सुनकर मन ही मन सोचते हैं, मेरी बहू जरूरत से ज्यादा ही घमंडी हो गई है, ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन अविका फैक्ट्री से वापस आ रही थी, तभी अचानक उसे ऑटो से उतरते हुए रागिनी दिखाई देती है। अविका तुरंत कार पार्क करती है और रागिनी से कहती है, क्या बात है रागिनी, आज तू ऑटो से आ रही है? तेरे पास तो इतनी सारी गाड़ियाँ थी ना, फिर तुझे ऑटो की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बताऊँ अविका, मेरे पति का बिजनेस पूरा डूब गया और हम सड़क पर आ गए हैं। अब मैं और मेरे पति छोटी सी जॉब कर रहे हैं, इसलिए ऑटो से आना जाना पड़ता है। अब वैसे अगर तेरे पास गाड़ियाँ भी होती तो भी अब तो मेरी बराबरी नहीं कर सकती। कार देखिए मेरी, 150 कारों का कलेक्शन है मेरे ससुराल में और हमारी कारों की फैक्ट्री है। मैं उसकी मैनेजर हूँ। तुझे कहा था ना एक दिन मैं तुझसे भी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। हाँ अविका, तू सही कह रही है, अब हमारी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दोस्त होने के नाते मैं तुझे एक बात जरूर कहूंगी, घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी तुझे सिखाए उससे पहले खुद समझ जा, घमंड किसी चीज का अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रागिनी चली जाती है और अविका भी अपने घर आ जाती है। जैसे ही अविका घर आती है तो देखती है कि सभी लोग हॉल में इकट्ठा हैं और काफी टेंशन का माहौल है। अविका कहती है, माँ, पिताजी, रितेश को क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? दरअसल हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था। हमारे सारे पैसे, ये घर, हमारी सारी गाड़ियाँ, सब कुछ इसी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था। वो प्रोजेक्ट नहीं मिलने की वजह से हमारा सब कुछ डूब गया। अब हम सड़क पर आ चुके हैं और ये घर भी आज शाम तक हमें छोड़ना होगा। ये सुनकर अविका बहुत दुखी हो जाती है। शाम को वो लोग खाली हाथ घर से निकल जाते हैं। उनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। तब अविका कहती है, माँ, पिताजी, मेरा मायका गरीब जरूर है, लेकिन इस वक्त हमें वही लोग सहारा दे सकते हैं। चलिए हम मेरे मायके चलते हैं। हाँ पिताजी, अविका सही कह रही है, इस वक्त हमें वहीं चलना चाहिए। अब वो लोग अविका के मायके पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर अविका के पिता कहते हैं, अविका बेटा, तू परेशान क्यों होती है? भले ही तेरा बाप गरीब रिक्शा वाला है, लेकिन इसी रिक्शे को चलाकर ही मैंने तुझे जीवन भर पाला है। आज भी तेरे और तेरे ससुराल वालों के बुरे वक्त में मैं इसी रिक्शे को चलाकर तुझे सहारा दे सकता हूँ। जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। ये सुनकर अविका के मन को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन से अविका के पिता दिन भर रिक्शे चलाते हैं और रात को राशन लेकर आते हैं, जिससे सभी के लिए खाना बनता है। ये देखकर अविका मन ही मन सोचती है,
पिताजी सारा दिन कितनी मेहनत करके कमा कर लाते हैं। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मेहनत की कमाई कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज पिताजी रिक्शा चलाकर कमा कर नहीं ला रहे होते तो मेरे ससुराल वाले भूखे ही रह जाते। अविका ऐसा सोच रही थी कि तभी उसकी माँ सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और अविका को अपने ख्यालों में डूबा देखकर अविका की माँ कहती है, अविका बेटा, तू क्या सोच रही है? खाना लग गया है, सभी खाना खा रहे हैं, चल तू भी सबके साथ में खाना खा ले। जी माँ। अब अविका सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अपने ससुराल वालों के साथ मायके में रहने लगती है। एक हफ्ता बीत चुका था और गरीबी की वजह से अविका अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह खाना भी नहीं खिला पा रही थी और ना ही उसकी जरूरतें पूरी हो पानी थी। एक दिन अविका रितेश से कहती है, रितेश, मुझे लगता है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मुझे एक छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए। हाँ अविका, मैं और पिताजी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस शहर में हमें हर कोई पहचानता है। इतनी पहचान होने की वजह से मुझे और पिताजी को जॉब नहीं मिल पा रही है, पर जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम तब तक जॉब करना चाहती हो तो कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम इतनी मेहनत करके जॉब कर लोगी? क्यों नहीं रितेश, मेरे पिताजी इतनी मेहनत करके रिक्शा चलाते हैं। मेरी फैक्ट्री में ढेर सारी मजदूर इतनी मेहनत करके काम करते हैं, तो क्या मैं अपने परिवार के लिए मेहनत नहीं कर सकती? मैं मेहनत जरूर करूंगी और जॉब करके जब तक घर के हालात ठीक नहीं होते तब तक घर का खर्च चलाऊंगी। मुझे खुशी है अविका कि तुमने जॉब करने की सोची और तुम अपने परिवार के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। अगले दिन अविका सभी लोगों को अपने जॉब करने के बारे में बताती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और अविका की सास कहती है, बहू, मुझे बहुत खुशी है कि तू अपने परिवार के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर अविका तैयार होकर जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है। बड़ी मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी जॉब मिलती है। वो शाम को घर आती है और खुश होकर सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, आप सबको पता है मुझे आज जॉब मिल गई है। कल से मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन से अविका जॉब ज्वाइन कर लेती है। वो सारा दिन ऑफिस में काम करती और शाम को थक कर जब घर आती तो अपनी माँ के साथ अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती। ऐसे ही समय बीत रहा था। अविका पूरे 1 महीने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। 1 महीने बाद उसे पेमेंट मिलती है। वो पेमेंट लेकर अपने पिताजी के पास आती है और उनके हाथ में रखते हुए कहती है, पिताजी, मैंने जिंदगी में पहली बार मेहनत करके अपने पैसे कमाए हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि आपने रिक्शा चलाकर कितनी मेहनत से मुझे पाला और मैं आपके रिक्शा चलाने को ही नीचा दिखाती रही। मैंने ये भी जाना कि गरीबों के प्रति हमारे मन में हमदर्दी होनी चाहिए, जो मेरे मन में खत्म हो चुकी थी। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जीवन का असली सबक सीख चुकी हूँ। ये सुनकर अविका के ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उसके ससुर कहते हैं, अब क्या बेटा, तुम्हें यही समझाने के लिए हमने ये सब नाटक रचा था और 1 महीने के लिए तुम्हारे मायके में आई। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? कि हमारा बिजनेस सचमुच नहीं डूबा है? क्या हम अभी भी करोड़पति हैं? हाँ अविका, दरअसल हम अभी भी करोड़पति हैं। हमारा बिजनेस बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये सब तो तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए हमें करना पड़ा और इसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को भी सब कुछ पता है। क्या माँ और पिताजी, आप इस बारे में सब कुछ जानते हैं? माँ, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ बेटा, हम सब कुछ जानते हैं। सिर्फ तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही ये सब किया गया था। बेटा, तुम सिर्फ अब उनके परिवार की बहू नहीं बल्कि फैक्ट्री की इंचार्ज भी हो। जब तुम्हारे ससुर जी को पता चला कि तुम अपने घमंड में मजदूरों से भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो, तो उन्होंने फैसला किया कि तुम्हें सुधारना जरूरी है ताकि तुम अच्छी तरह घर और बिजनेस दोनों चला सको। और फिर उन्होंने हमें फोन किया और सारी बातें बताई। इस पर तुम्हारे पिताजी ने कहा, भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अविका मेरी इकलौती बेटी है। वो बड़े स्कूल में पढ़ी है और मैंने बचपन से ही उसे बहुत नाज नखरे में पाला है। शायद इसीलिए वो मेहनत की कदर नहीं कर पा रही है। हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आप यहाँ आ जाइए। मुझे विश्वास है कि आपके बताए गए तरीके पर चलकर हम अविका को हमेशा के लिए बदल सकते हैं और उसे मेहनत की कदर भी समझा सकते हैं। और फिर क्या हुआ? ये सब कुछ तुम अच्छी तरह जानती हो। आप सही कहती हो माँ, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी था। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये सब सिखाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मैं आज के बाद आपसे वादा करती हूँ कि आपको मुझसे कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी और मैं हमेशा ही मेहनत से कमाए हुए पैसों और लोगों की भावनाओं की इज्जत करूंगी। ये सुनकर अविका के ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अविका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वो कभी भी घमंड न करने के वादा करती है और अपने ससुराल वालों के साथ अपने बड़े से घर में लौट जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है।